नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G7 समिट में मोदी से मिले जेलेंस्की। यूक्रेन रूस जंग के बाद दोनों की पहली मुलाकात, बाइडेन ने मोदी को गले लगाया। जी हाँ दोस्तों, जापान के हिरोशिमा शहर में हो रही G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने हाथ मिलाए। इसके बाद दोनों नेताओं में बायलैटरल रिलेशंस को लेकर बातचीत भी हुई। पीएम मोदी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। दोस्तों, G7 की मीटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मोदी वर्ल्ड लीडर्स के बीच बैठे थे, तभी बाइडेन उनकी सीट पर आए और उन्हें गले लगा लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और पीएम मोदी ने भी एक दूसरे को गले लगाया। सुनक ब्रिटेन के पहले भारतवंशी और गैर श्वेत प्रधानमंत्री हैं। वो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। वहीं दोस्तों, मोदी ने पद्मश्री सम्मान पा चुके जापानी लेखक डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी से भी मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिद्धारमैया कर्नाटक सीएम डीके शिवकुमार डिप्टी बने। 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राहुल बोले, कांग्रेस के 5 वादे आज ही कानून बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में शनिवार को कांग्रेस की सरकार बन गई। सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दोपहर 12:30 बजे उन्हें पद की शपथ दिलाई। उनके बाद डीके शिवकुमार ने इकलौते डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। कर्नाटक में डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मनियप्पा, जे जॉर्ज और एम.बी. पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सतीश जारकीहोली, प्रियंक खड़गे, रामालिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। दोस्तों, इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हमने आपसे 5 वादे किए थे। 1-2 घंटे में कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें ये 5 वादे कानून बन जाएंगे। मैंने कहा था कि हम झूठे वादे नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। शाम को 4 बजे पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसमें सीएम, डिप्टी सीएम के साथ 8 मंत्री शामिल होंगे। दोस्तों, पहली कैबिनेट में नॉर्थ कर्नाटक की जगह साउथ कर्नाटक को तवज्जो दी गई। साउथ कर्नाटक से 5 मंत्री हैं, जबकि नॉर्थ से सिर्फ 3 है। वहीं 8 में से सबसे ज्यादा 3 मंत्री एससी से हैं। बाकी समुदाय से भी मंत्री बनाकर कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग की है। वैसे दोस्तों, 5 वादों की बात करें तो उनमें पहला वादा है गृह ज्योति योजना का। प्रत्येक परिवार को हर महीने इसमें 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। दूसरे वादे के तहत प्रत्येक घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। युवा निधि योजना के अंतर्गत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 3000, डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए दिए जाएंगे। चौथा वादा था कांग्रेस का, प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर महीने 10 किलो मुफ्त चावल दिए जाएंगे। जबकि 5वां वादा था शक्ति योजना का। इसके तहत सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा दी जाएगी। तो दोस्तों, कांग्रेस के अनुसार ये 5 के 5 वादे आज ही के दिन पूरे कर दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। डिप्टी सीएम तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का मामला। अहमदाबाद कोर्ट में शिकायतकर्ता ने सबूत पेश किए। तेजस्वी को समन भेजने पर 15 जून को होगा फैसला। जी हां दोस्तों, गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायतकर्ता हरीश मेहता के वकील ने अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सबूत पेश किए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। सबूतों की जांच के बाद कोर्ट तेजस्वी यादव को समन भेजने या न भेजने का फैसला करेगी। दरअसल दोस्तों, डिप्टी सीएम ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके बाद गुजरात के व्यापारी हरीश मेहता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के लिए पहले 1 मई की तारीख तय की थी, जिसकी अगली तारीख 8 मई तय की गई। सुनवाई से 1 दिन पहले डिप्टी सीएम ने कहा कि उनको डराने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बैंकों का पैसा लेकर भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटाया गया। इसके बाद बजट सत्र के समय तेजस्वी यादव ने पटना में कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं, उनको माफ भी कर दिया जाता है। इस बयान के बाद अहमदाबाद के व्यापारी हरीश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की अदालत में तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र। फैसले पर विचार करने को कहा। बेंच ने कहा था दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे एलजी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल सरकार की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल दोस्तों, 11 मई को दिल्ली सरकार की याचिका पर 5 जजों की बेंच ने कहा था कि पब्लिक
बॉर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। 7 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। अब 20 मई यानी कि आज केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 5 जजों की बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की अर्जी लगाई है। दोस्तों 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि दिल्ली सरकार की सलाह पर ही एलजी काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे एक तानाशाह हैं। वे लोकतंत्र, संविधान और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीआई के समक्ष आज पेश होंगे अभिषेक बनर्जी, कहा सबूत हैं तो गिरफ्तार करे एजेंसी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को चुनौती दी है। यदि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या कदाचार का कोई सबूत है तो वह उन्हें गिरफ्तार करे। सीबीआई ने स्कूली शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में बनर्जी को आज एजेंसी के कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश होने को कहा था। दरअसल दोस्तों टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का बचाव करते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा जांच एजेंसियों का उपयोग करके उनकी पार्टी के सहयोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बना रही है। ममता ने भाजपा को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा हमारी पार्टी और मेरे परिवार में सबके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन हम उससे डरेंगे नहीं, डरते भी नहीं है। सीबीआई को अभिषेक को पेश होने के लिए कुछ समय देना चाहिए था, क्योंकि यह ज्ञात है कि वह 25 अप्रैल से जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व करने में व्यस्त हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीसीसीआई की एसजीएम 27 मई को वनडे वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर होगी चर्चा। WTC फाइनल के लिए 3 बैचों में रवाना होगी टीम इंडिया। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर स्पेशल जनरल मीटिंग एसजीएम बुलाई है। यह मीटिंग इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल फाइनल से पहले 27 मई को अहमदाबाद में होगी। ऐसी संभावना है कि मीटिंग के बाद वर्ल्ड कप को लेकर खास घोषणा हो सकती है। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार एसजीएम एजेंडे में से एक आईसीआईसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए कार्य समूहों का गठन है। चर्चा है कि मीटिंग के बाद अक्टूबर-नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी किया जा सकता है। साथ ही आयोजन समिति के सदस्यों की भी घोषणा हो सकती है। आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप की तारीखों और वेन्यू की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा। इसे देश के 12 शहरों में खेला जाएगा। अहमदाबाद फाइनल की मेजबानी करेगा, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कार्यक्रम की घोषणा भी होगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली की जनता के गाल पर तमाचा, एलजी की शक्तियां बढ़ाने वाले अध्यादेश पर बोले सीएम केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के केंद्र के अध्यादेश पर सीएम अरविंद केजरीवाल हमलावर हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की यह सोची समझी साजिश है। इस अध्यादेश की टाइमिंग भी प्लान के तहत थी। केजरीवाल बोले कि उन्हें भी पता था कि हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। केजरीवाल ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि गर्मी की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार किया गया। उन्होंने इंतजार किया क्योंकि वे जानते थे कि यह अध्यादेश अवैध है। उन्हें पता था कि यह 5 मिनट कोर्ट में नहीं टिकेगा। जब 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो हम इसे चुनौती देंगे। दरअसल दोस्तों बीते दिन यानी कि शुक्रवार को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं। इस अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इसके 3 सदस्य होंगे। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इस पर दोस्तों केजरीवाल ने इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताया। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा कि यह दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के गाल पर बीजेपी का तमाचा भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोटबंदी पर पर्दा डालने के लिए की गई दूसरी नोटबंदी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, खड़गे ने कहा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने को शनिवार को केंद्र पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या नोटबंदी गलत निर्णय था और उस पर पर्दा डालने के लिए यह दूसरी नोटबंदी की गई। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। खड़गे ने ट्वीट किया कि आपने पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को एक गहरा जख्म दिया था, जिससे पूरा असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया। एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग ठप हो गए और
करोड़ों रोजगार बेरोजगार हो गए। अब 2000 रुपए के नोट वाली दूसरी नोटबंदी, क्या यह गलत निर्णय के ऊपर पर्दा डालना नहीं है? एक निष्पक्ष जांच से ही कारनामों की सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकेगा। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर तक ये नोट जमा करने एवं बदलने की सुविधा देने को कहा है। हालांकि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए मूल्य के नोट ही बदले जा सकेंगे, यानी कि मात्र 10 नोट ही एक बार में बदले जा सकेंगे। लेकिन आप बैंक में नोट कितने भी जमा करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचेगी एसजीपीसी, जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत को हटाने के निर्णय पर अकाली दल में फूट, बैठक में नहीं हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों की बैठक शनिवार को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के तेजा सिंह समुद्री हॉल में हुई। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाने को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मिली जानकारी के अनुसार जत्थेदार को हटाने के निर्णय पर अकाली दल में ही फूट डलती दिख रही थी, जिसके बाद इस पर निर्णय को रोक दिया गया। एसजीपीसी अब पहलवानों के हक में भी उतर आई है। जल्द ही एसजीपीसी का वफद दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचेगा, जहां एसजीपीसी के सदस्य पहलवानों के हक में आवाज उठाएंगे। इस दौरान एसजीपीसी के सदस्य महिला पहलवानों से भी मिलेंगे जिनका शारीरिक शोषण हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसजीपीसी की बैठक में पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की गई। दरअसल बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ गलत प्रचार चल रहा है। एसजीपीसी की मीडिया विंग ने कुछ अकाउंट्स वेरीफाइड कर पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा पाओ नूरमी खेल में लेंगे हिस्सा। 13 जून को फिनलैंड के तुर्कू में होगा टूर्नामेंट। इसमें पहले जीत चुके हैं सिल्वर मेडल। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पानीपत के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा मिशन पेरिस के लिए लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। इस साल की वे पहली प्रतियोगिता दोहा लीग खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद अब वे 4 जून को नीदरलैंड के हैंगले में फैनी ब्लैकर्स कॉइन गेम्स में हिस्सा लेंगे। साथ ही उनकी जून माह में 2 और प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें नीरज चोपड़ा 13 जून को फिनलैंड के तुर्कू में होने वाले पाओ नूरमी खेलों में अपने रजत पदक जीतने के प्रयास को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो इस सत्र की उनकी तीसरी प्रतियोगिता होगी। 1 साल पहले तुर्कू में चोपड़ा ने रजत जीतने के साथ 89.30 मीटर की दूरी तय की थी और बाद में यूजीन यूएसए में विश्व चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहने के लिए 89.94 मीटर की दूरी में सुधार किया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। SC/ST एक्ट में अभद्र भाषा कह देना मुकदमे के लिए काफ़ी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा चलाने से पहले चार्जशीट में कम से कम उन शब्दों का उल्लेख वांछनीय है जो आरोपी ने लोगों के समक्ष कहे हों। इससे अदालतें अपराध का संज्ञान लेने से पहले यह पता लगाने में सक्षम होंगी कि चार्जशीट में SC/ST अधिनियम के तहत मामला बनता है अथवा नहीं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहा था जिसमें एक व्यक्ति के विरुद्ध SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह धारा SC/ST एक्ट के किसी सदस्य को शर्मिंदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक रूप से देखे जाने वाले स्थान पर जानबूझकर अपमान करने या धमकी देने से संबंधित है। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि विधायिका का उद्देश्य स्पष्ट प्रतीत होता है कि शर्मिंदा करने के लिए हर अपमान या धमकी SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध नहीं होगा, जब तक कि ऐसा सिर्फ पीड़ित के SC/ST होने की वजह से न किया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर में G20 समूह की बैठक में शामिल नहीं होगा चीन, भारत ने दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, चीन ने कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करने का विरोध किया है, जबकि तुर्की और सऊदी अरब ने श्रीनगर में होने वाले कार्यक्रम के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह होने वाले G20 पर्यटन कार्य समूहों की बैठक में शामिल नहीं होगा और वह इस तरह की बैठक का विवादित क्षेत्र में आयोजन का दृढ़ता से विरोध करता है। श्रीनगर में होने वाली बैठक में G20
G20 देशों के लगभग 60 प्रतिनिधियों के भाग लेने का अनुमान है। वैश्विक मंच पर चीन पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में चीन का ये बयान हैरान करने वाला नहीं है। भारत 22 मई से 24 मई तक जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में तीसरी G20 बैठक कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत इसे लेकर काफी उत्साहित है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि श्रीनगर में G20 बैठक जम्मू कश्मीर के लिए अपनी वास्तविक क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर है। सिंह ने कहा कि श्रीनगर में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से देश और दुनिया भर में सकारात्मक संदेश जाएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था, संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल पर कहा था कि चीन विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है। हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द केरल स्टोरी की एक्ट्रेस को मिल रही जान से मारने की धमकी, बोली यह कोई बड़ी बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, द केरला स्टोरी फिल्म में आसिफा का किरदार निभाने वाली सोनिया बालानी को धमकियां मिल रही है। कोई उन्हें देख लेने की धमकी दे रहा है तो कोई मार देने की बात कर रहा है। सोनिया ने कहा कि वह करीब 7,000 ऐसी लड़कियों से मिल चुकी है जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। अब वह सभी लड़कियां आश्रम में रह रही है। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगाए जाने के सवाल पर सोनिया ने कहा कि यह गलत है, फिल्म पर बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके पहले इस तरह के किरदार निभाने वाले कलाकारों को धमकियां मिलती रही है। सोनिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली है। वह यहां झूलेलाल भवन में अपने पिता रमेश बालानी और अपने परिवार के साथ मीडिया से बात कर रही थी। दोस्तों एक सवाल के जवाब में सोनिया ने बताया कि वह खुद पीड़ित लड़कियों से मिली है, उनकी आप बीती सुनी है। लड़कियों की बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन लड़कियों की स्टोरी सबको बतानी थी, इसलिए द केरला स्टोरी में आसिफा का किरदार निभाने की ठानी और पूरी ईमानदारी आसिफा के किरदार को पर्दे पर अदा किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंटरनेशनल कार्ड पर 20% TCS लगाने का फैसला वापस। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेश में किए 7 लाख तक के खर्च पर नहीं कटेगा TCS। जी हां दोस्तों, सरकार ने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के विदेश में इस्तेमाल पर 20% TCS लगाने का फैसला आंशिक रूप से वापस ले लिया है। अब एक वित्तीय वर्ष में इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 लाख रुपए तक खर्च करने पर 20% TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स नहीं लगेगा। 20% TCS लगाने के सरकार के फैसले की काफी आलोचना हो रही थी। दोस्तों वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में 1 जुलाई से इंटरनेशनल डेबिट और क्रेडिट कार्ड के विदेश में इस्तेमाल पर 20% टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके लिए 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन किया। इस संशोधन के बाद इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर इस्तेमाल लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS के तहत आ गया था। यदि कोई विदेश यात्रा पर एक वित्त वर्ष में 8 लाख रुपए तक का कार्ड पेमेंट करता है तो उसे पूरी रकम पर 20% यानी कि 1.6 लाख रुपए TDS चुकाना होगा। 7 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा खर्च होने की स्थिति में पूरी रकम TCS के दायरे में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेबी का नया सर्कुलर, बच्चों के नाम पर भी अब म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे अभिभावक। जी हां दोस्तों, सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड योजनाओं के संबंध में नया नियम जारी किया गया है। इस नियम के तहत अब अभिभावक अपने बच्चों के नाम पर भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे। अब अभिभावक आसानी से अपने बच्चों के नाम पर अपने खाते से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। इस संबंध में सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। सेबी के इस बयान से उन लोगों को फायदा होगा जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने सर्कुलर में अभिभावकों की ओर से नाबालिगों के नाम पर निवेश के नियम में संशोधन किया है। सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश नाबालिगों, माता पिता, अभिभावक और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फास्ट 10 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1। हॉलीवुड फिल्म फास्ट एक्स का धमाल, पहले दिन कर ली इतनी कमाई, 4 दिनों में होगा 50 करोड़ पार। जी हाँ दोस्तों, हॉलीवुड एक्टर विन डीजल और जेसन मोमोआ स्टारर फिल्म फास्ट फ्यूरियस सीरीज की 10वीं फिल्म 19 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, जिसे अच्छा रिव्यू मिल रहा है। फास्ट 9 2021 की अगली कड़ी और 10वीं मेन लाइन किश्त फास्ट एक्स की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है। हालांकि दोस्तों पहले से ही भारी VFX और एक्शन के कारण फैंस के बीच फिल्म का अच्छा क्रेज देखने को मिला था। अब वहीं यही क्रेज बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा फिल्म के पहले दिन की कमाई को देखकर लगाया जा सकता है।
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सचनीक के आंकड़ों के अनुसार हॉलीवुड फिल्म फास्ट एक्स ने पहले दिन इंग्लिश में 5.85 करोड़, हिंदी में 5.6 करोड़, तेलुगु में 0.55 करोड़, तमिल में 0.5 करोड़ की कमाई की। इसके बाद फिल्म की कुल कमाई 12.5 करोड़ हो गई है। यानी कि दोस्तों इतना ही नहीं, दूसरे दिन की शुरुआती रुझानों की माने तो फिल्म ने 13.50 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 26 करोड़ हो गई है। वहीं दोस्तों वीकेंड पर कमाई बढ़ने के आसार हैं। इतना ही नहीं, इस आंकड़े को देखने के बाद फैंस का कहना है कि फिल्म 4 दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा भारत के अंदर पार कर लेगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान में G7 देशों की मीटिंग कौन से देश में आयोजित हो रही है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं G7 की मीटिंग वर्तमान में कहां पर चल रही है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।